ओके, तो हमने अभी जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया है मॉसफेट की डिजिटल स्विचिंग, जिसमें हमने सी मॉस की इम्प्लीमेंटेशन को देखा है कि सी मॉस डिज़ाइन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मॉसफेट्स के ज़रिए से, और हमने डिफरेंट गेट्स को भी उसमें देखा है। ठीक है, तो फर्दर अभी जो हम देख रहे होंगे, एक मिनट, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, हम देखते हैं कि क्या है इसका इशू। तो फर्दर हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर हुआ है उसमें आपको सीमोस का कंप्लीट डिज़ाइन क्लियरली पता होना चाहिए। वो उसके लिहाज से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे दो चीज़ें थी, पुल अप नेटवर्क एंड पुल डाउन नेटवर्क, उन चीज़ों का पता हो, और आपको जो चीज़ें पता हो कि प्लस मीन्स क्या है, डॉट मीन्स क्या है, और किस तरह से आपने नेटवर्क को कंबाइन करना है और सीरीज़ और पैरेलल में, जिसके लिहाज से आपने नॉट गेट को देख लिया है, नैंड गेट को देख लिया है, नॉर गेट को देख लिया है। इस तरह से आप एक्सॉर, एक्सनॉर और इन चीज़ों को भी परफॉर्म करें। एंड गेट को आपने देखा था, आप एंड गेट को भी परफॉर्म करें, और गेट को भी परफॉर्म करें। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो आपके पास काम होगा वो ये है कि आप डिजिटल स्विचिंग की ही एक अलग एक और एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं कि मॉसफेट इन पावर स्विचिंग। ठीक है, मॉसफेट इन पावर स्विचिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके लिहाज से पावर एफिशिएंसी अचीव करना चाहें, क्योंकि इसकी बेनिफिट्स बहुत से हैं कि इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास स्विचिंग भी असल में पावर में एफिशिएंसी कहाँ पे कम हो जाती है या कहाँ पे ज़्यादा होती है। अब आपने एक आइडियल ट्रांजिस्टर्स को देख लिया, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ होती है कि हमारे पास किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए कुछ वक्त लगता है, फिर उस तरह से उसको ऑफ होने के लिए भी कुछ वक्त लगता है। तो वो जो ऑन और ऑफ होने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो उस दरमियान उस ड्यूरेशन में डिले लेकर आते हैं, जिसकी वजह से डिले का मतलब है कि आपके पास स्विचिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, ऑन स्विचिंग टाइम और ऑफ स्विचिंग टाइम की वजह से आपके पास स्विचिंग स्पीड स्लो हो जाती है। तो जबकि इनमें क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसीज पर ऑपरेट हो रहे हैं, इसके बेनिफिट यही कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली स्विच कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ स्टेजेस में। ठीक है, जिसमें आप वोल्टेजेस जैसी प्रोवाइड करते हैं तो ऑन एंड ऑफ स्टेजेस में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो मॉसफेट्स हैं वो पावर एफिशिएंसी अच्छी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर हम पावर एफिशिएंसी की बात करें तो दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी आपने स्टडी किया होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मीन्स क्या है कि जितनी भी इनपुट पावर आ रही है वो तमाम की तमाम आउटपुट में डिलीवर हो रही हो, दरमियान में कोई भी पावर के लॉसेस ना आ रहे हो, पावर कोई दरमियान की किसी स्टेज में लॉस ना हो रही या कम से कम लॉस हो रही है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब है कि जितनी भी इनपुट पावर आ रही है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और लोड की तरफ जा रही हो। हमारा गोल ये होता है कि हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं और टूवर्ड्स लोड, हमारा दरमियान की सर्किटरी बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन ना करें। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कम से कम पावर को यूटिलाइज करके उसकी वर्किंग कंडीशन में उसे आना चाहिए। ठीक है, उस तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कम से कम पावर यूटिलाइज कर रहा हो और वो फास्ट स्विचिंग भी कर रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो लो ऑन रेजिस्टेंस है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी वजह से लो पावर लॉसेस होंगे। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर के इट्स सेल्फ लॉसेस कम हो रहे होंगे और हमें पावर मिल रही होंगी। और जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर के लिहाज से हमें एक चीज़ पता है, पावर एम्पलीफायर्स। आपने क्लास आपने मुख्तलिफ क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर स्टडी की हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हैं उसकी, जिनमें से आपने 3 क्लासेस को पहले स्टडी, बल्कि 4 क्लासेस को पहले स्टडी किए। क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। ये 4 एम्पलीफायर थे। ठीक है, तो अब जो मॉसफेट्स को यूज करते हुए आप पावर एम्पलीफायर बना सकते हैं। बेशक आप एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें एक और क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर है जिसे आप कहते हैं क्लास डी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास डी पावर एम्पलीफायर, क्लास डी पावर एम्पलीफायर की जो आपके पास बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस वजह से मिलेगी? क्योंकि उसके अपने लॉसेस कम से कम हो रहे होंगे, पावर लॉसेस कम से कम आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक चीज़ थी क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन।
यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री में जो थी जी। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या चीज़ थी कि हमारे पास आप क्रॉस करते थे तो वो डिस्टॉर्शन, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या चीज़ होगी, पावर लॉस होगी। तो अगर हम उस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम कर देते हैं किसी तरह से, तो हम उस डिस्टॉर्शन को भी कम कर देते हैं और हम पावर लॉस को भी कम कर देते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिहाज से हम पावर स्विचिंग को देख सकते हैं, या मॉसफेट की पावर्स के लिहाज से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस मीन्स फास्ट स्विचिंग, पावर को बहुत ज़्यादा फास्ट स्विच कर रहे होंगे तो फास्टली वो चीज़ इंप्लीमेंट, और फास्ट स्विचिंग है इसीलिए सीमोस में इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि सीमोस की मैंने आपको डिटेल बताई कि कहाँ से कहाँ पर एंड होगा, ये ट्रांजिस्टर से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड होंगे हम, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यस सर। माइक्रो प्रोसेसर्स। तो मीन्स एक गोल है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड 12 मेगाहर्ट्ज 16 मेगाहर्ट्ज में स्पीड, और वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पर जा रही होती है। तो इसीलिए ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, जिसमें मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल किस तरह से हो सकता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। क्या आप मोटर को फॉरवर्ड करना चाहते हैं और रिवर्स करना चाहते हैं, तो एक्चुअली मोटर को अगर आप स्टडी करते हैं तो मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स का मैकेनिज्म क्या है कि आप मोटर को पॉजिटिव प्रोवाइड करें और मोटर को नेगेटिव प्रोवाइड करें, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, लेट्स सपोज क्लॉकवाइज। और अगर मोटर को आप स्विच करते हैं, उसे यहाँ पे नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी होती हैं, आप करते हैं पावर स्विचिंग, और उसके ज़रिए से आप डिज़ाइन करते हैं एच ब्रिज। ठीक है। तो और एच ब्रिज में आप ये ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बार जब दो ट्रांजिस्टर्स ऑन होते हैं तो एक तरफ से उसे पॉजिटिव मिल रहा होता है और एक तरफ से उसे नेगेटिव मिल रहा होता है। अब आपको ये पता चल गया कि पॉजिटिव कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है या नेगेटिव कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर बहुत आसान से बताऊं, इसका मतलब है कि एक पुल अप नेटवर्क बनाया हो, एक पुल डाउन नेटवर्क बनाया हो, फिर एक पुल अप नेटवर्क बनाया हो और एक पुल डाउन नेटवर्क बनाया हो। कॉम्बिनेशन पे डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने सीमोस को देख लिए। अच्छा, अगर अभी इनके फर्दर आप देखें तो अगर ये पुल अप नेटवर्क ऑन होता, जी, अगर ये पुल अप नेटवर्क ऑन होता है तो मोटर को क्या चीज़ प्रोवाइड हो रही होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर ये पुल डाउन नेटवर्क ऑन होता है तो ट्रांजिस्टर को क्या प्रोवाइड हो रहा होगा, नेगेटिव। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज। और अगर हम इससे ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में लेकर जाते हैं जिसमें हमारे पास ये ऑफ हो जाए दोनों और ये दोनों ऑन हो जाए, तो इन दोनों के ऑन होने से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है। तो आपने क्या किया, डिजिटल स्विचिंग के जरिए से मोटर की डायरेक्शन को, मोटर को कंट्रोल कर लिया, उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस कर दिए। क्लियर। सर जी। सर मोटर्स में तो बहुत हाई करंट्स होते हैं, तो सर ट्रांजिस्टर्स कैसे नहीं, बर्दाश्त डीसी करेंगे? मोटर, डीसी मोटर्स भी और ट्रांजिस्टर्स हमारे कर सकते हैं। हम मॉसफेट्स की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी बीजेटीज की बात कर रहे हैं, हमने तो इसको सर वो तो ऑब्जर्व भी इतना किया हुआ। करंट आउटपुट देते ही नहीं है सर। नहीं, हमारे पास वो तो आउटपुट तो नहीं दे, लेकिन हम फिलहाल तक डीसी मोटर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे कि हमारे पास मॉसफेट, तो आपने पावर मॉसफेट के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है जिनमें हम हाईएस्ट पावर्स की तरफ जाते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है। तो हम फिर उन पावर मॉसफेट्स को यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आपकी सर जो बेसिक बनाई जा रही है वो यही है कि आपको ये पता चल गया कि स्विचिंग कैसे होती है ना, तो स्विचिंग को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ये सर, जी। सर एक डीसी, सादी डीसी मोटर के साथ सर्वो मोटर बन सकती है इस तरह स्विचिंग के जरिए? नहीं, उसमें स्टेप्स लेकर आने पड़ते हैं ना, वो हमारे पास हमें देखना होता है कि उस पर आप करेंगे, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगी। आप कर सकते हैं, मीन्स थिंकिंग है कि स्टेपर क्या, कि वो स्टेप बाय स्टेप जा रही है, 360 डिग्रीज में हर एक स्टेप पर जा रही है। तो आपको क्या करना होगा कि आप ट्रांजिस्टर के पीछे एक कंट्रोलर बना सकते हैं जो क्या कर रहा हो, जो 360 डिग्रीज, जो भी वोल्टेज की 360 डिग्रीज है, तो आपको पर डिग्री के लिहाज से वोल्टेज देखना होगा कि पर डिग्री के लिहाज से कितना वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए और कितना डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर डीसी मोटर है तो आपको देखना होगा कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के लिए उसे प्रोवाइड करना है। तो अगर लेट सपोज वो हम कहते हैं कि पर डिग्री मूवमेंट के लिए उसे वोल्टेज चाहिए 0.7, तो अब 0.7 वोल्टेज देते हैं, तो या टाइम प्लॉट देख लेते हैं कि इतने टाइम के लिए देना है, तो वो सिर्फ उतने टाइम के लिए होगा, तो पर डिग्री मूवमेंट होने के बाद वो बंद हो जाएगी, फिर पर डिग्री मूवमेंट के बाद बंद हो जाएगी। किया जा सकता है।
ये सर पर सर होल्ड करने की बात है ना सर, वो उस पोजीशन को होल्ड करे, वरना वो तो वापस हाँ, पीछे चली जाती है। फिर उसके साथ आपको स्विचेस लगाने पड़ेंगे कि वो बैक नहीं जा रहे हैं, मतलब वो एक पूरा मैकेनिज्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बैक दोबारा से पीछे की तरफ नहीं जा रही टू लोड की वजह से, ये जो भी उसके ऊपर जो भी जिस चीज़ को भी आप यूज़ कर रहे हैं। ओके इसीलिए तो मैंने कहा कि बनाया जा सकता है, थिंकिंग है, आइडिया आ सकता है और चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा फर्दर हम देख लेते हैं कि मोटर के कंट्रोल के अलावा एक और चीज़ होती है मोटर की स्पीड। ये चीज़ क्लियर होगी, एच ब्रेज एंड मोटर्स, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं ताकि अब मोटर के कंट्रोल के लिहाज से एक और चीज़ होती है कि आपके पास उसकी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। स्पीड को कंट्रोल किया जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जरिए से। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में एक चीज़ है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं कुछ इस फॉर्म में, तो वो डिफरेंट स्पीड्स पर चल रही होगी वो मोटर। और ये किस तरह से होती है, इस चीज़ को आपने स्टडी किया कि आप सैम्पलिंग के जरिए से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। सैम्पलिंग के डिफरेंट स्टेप्स से अगर हम उसे क्लोजर टू दैट लेकर जाते हैं, मीन्स आपने सैम्पलिंग में ये चीज़ पढ़ी है, लेट सपोज ये सिग्नल पढ़ा, तो उसमें फर्दर स्टेप्स होते हैं, ये क्योंकि फिलहाल इस सब्जेक्ट की डोमेन्स में नहीं है, ये एक लेट सपोज एक सिग्नल है। यस सर। फिर देखा जाता है कि हमारे पास हाइयर के ज़्यादा क्लोज हैं या लोअर के ज़्यादा क्लोज हैं, फिर इन दोनों में से उनको देखा जाता है, फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बाद में इसे सेंटर के दरमियान में इक्वल कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, बाद में इसे बिलो नीचे वाले उसके लिहाज से इक्वल कर दिया जाता है, बाद टेक्निक्स में इसे ऊपर के लिहाज से इक्वल कर दिया जाता है। तो इन दी एंड आपको क्या मिल रहा होगा, आपको एक स्क्वायर वेव मिल रही होगी, वो फिर एक डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट टेक्निक्स है। तो मैंने इसीलिए उस टाइम भी कहा था कि सैम्पलिंग एक बहुत ही बेसिक से स्टेप। तो आपके पास देखिए अगर इस तरह की चीज़ अपेयर होती है जिसमें कुछ लार्ज ड्यूटी साइकिल होता है और कुछ में स्मॉल होता है हमारे पास, तो आपके लिहाज से उसी लिहाज से मोटर की स्पीड वेरी कर रही होगी, तो पर्थ विल मॉड्यूलेशन के जरिए से आप ट्रांजिस्टर के लिहाज से उन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट हैं आपके पास DC टू AC कन्वर्जन, जिसके लिए इन्वर्टर्स बहुत ही ऐसा कह लें कि हॉट टॉपिक है आजकल रिसर्च के लिहाज से इन्वर्टर्स, सर क्योंकि आईजीबीटी से होती है तो IGBTs के अलावा मॉसफेट से हो सकती हैं, मॉसफेट से होती कितनी हैं फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल। बर्दाश्त की? नहीं, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके लिए AC के लिए? सर 50 हर्ट्ज 60 हाँ हर्ट्ज। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्टर्स डिज़ाइन और इन्वर्टर्स के भी लॉजिक्स अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से इन्वर्टर्स को उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, और इन्वर्टर्स में किस तरह से उनको असल में उसमें भी हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट हमारे पास जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते जाएंगे उतने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते जाते हैं। फाइनली क्या है कि अगर आप एक स्टेप पर रहते हैं तो आपके पास एक इस तरह की वेव फॉर्म है, अगर आप 2 स्टेप्स पे सर मूव कर जाते हैं तो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म है। ठीक है, एक बेसिक सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अगर आप 3 स्टेप्स पे मूव कर जाते हैं तो फिर आपके पास कुछ इस तरह की वेव फॉर्म्स हैं। तो आप देखते जाएं जितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उतना आप साइन, क्योंकि ये साइन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, ये कुछ करीब है, ये और ज़्यादा करीब होती जा रही है अगर आप इसकी नेगेटिव्स को भी ड्रा करते जाएं। अगर आप फर्दर स्टेप्स को आगे लेकर जाते हैं, जैसे इसमें 3 स्टेप्स हैं, आप 4 स्टेप्स में लेकर जाते हैं, तो आप ये देख सर लें कि आप फर्दर उनके करीब जी। सर आपने तो वोल्टेज मॉड्यूलेशन की है सर। नहीं, मैंने कोई मॉड्यूलेशन नहीं किया फिलहाल। सर क्योंकि आपने जो जो हाइट बनाई नहीं सर नहीं वो नहीं नहीं वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। सर आपने नहीं, तो जो मैं फिलहाल तक कुछ भी मतलब आपको मॉड्यूलेशन जो यहाँ पर मैंने बताई है ना, वो सिर्फ मोटर सर की स्पीड के कंट्रोल के लिहाज से बताइए। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो एक सिर्फ DC टू AC कन्वर्जन के लिहाज से डिस्कशन कर रहा हूँ। या सर वो डीसी टू एसी कह रहा हूँ सर, आप जो जी बना रहे हैं सर आपने जी वोल्टेज को इंक्रीज करा है तो वो पीक पे ज्यादा वोल्टेज होगी, बीच में कम वोल्टेज होगी, है ना सर? जी 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 जी। पर सर वो हमें आई एंड एम में सर ने बोला था कि वोल्टेज हम नहीं अलग अलग ला सकते हैं ट्रांजिस्टर्स में, तो इसीलिए हम लोग पल्स विथ करते हैं कि कम विथ होगी तो उसका एवरेज लेंगे। देखा जा सकता है उन्होंने अभी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, हो सकता है वो बेहतर कह रहे हैं और सही कह रहे हैं और ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बेसिक सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मेरी ये है कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर की स्विचिंग हो रही है, डिफरेंट ट्रांजिस्टर और डिफरेंट उनकी लेवल के लिहाज से स्विचिंग हो रही है, जो मेरी एप्लीकेशन की डोमेन है।
ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन को उस डोमेन में समझा जा सकता है कि हमारे पास अगर मॉसफेट को देखें, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, तो शायद इस चीज़ के लिहाज से कह रहे हो कि ये फाइनली आपकी करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देख रहे हो। लेकिन अगर मैं अपनी इस लैब की अंडरस्टैंडिंग को देखूं तो हम इन दी एंड वी आउट वोल्टेज को भी देखते हैं उसी मॉसफेट के लिहाज से, वोल्टेज को कंट्रोल करंट सोर्स के लिहाज से, जो कि लोड रजिस्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखा जा सकता है कि वो किस सिंटैक्स में कह रहे हैं और मैं किस सिंटैक्स में कह रहा हूँ। ठीक है, पर उसके लिए तो हमें एक इनपुट सिग्नल चाहिए ना, एसी जी सिग्नल हाँ, इनपुट होना चाहिए। जी हाँ। पर किसके वो लिए? जो सर हमें उसमें बताया, वो सर उसको कोई इनपुट सिग्नल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्लॉक चाहिए। किसे इनपुट सिग्नल चाहिए? तो आप जो बना रहे हैं सर, इसको तो एक इनपुट सिग्नल चाहिए होगा ना कि डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए? यस सर, एक एसी नहीं, स्मॉल एसी सिग्नल सिग्नल चाहिए नहीं जिसको चाहिए। नहीं 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 एम्पलीफाई चाहिए। किसको करेगा। एम्पलीफायर तो करना ही नहीं है। एम्पलीफाई आपने क्यों करना है? तो हम फिर एक नेगेटिव साइकिल। डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो एक टेक्निक, उस पे फिर किसी से डिटेल में इंशाल्लाह चीज़ों का बता दूं। वो हम अगर डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए एसी की ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर तो वो डीसी टू एसी कन्वर्टर ही नहीं है, फिर तो आप एक एसी से एसी बनाना चाह रहे हैं। डीसी मीन्स आपके पास एक बैटरी मौजूद है और आप अपने एक सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और वो सिस्टम क्या कर दे, वो सिस्टम आपके लिए आउटपुट ड्रा कर दे और वो आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह से। इसके थोड़ा सा मैंने ऑसिलेटर्स को देख लिया, इन चीज़ों को देख लिया। तो इन्वर्टर्स ये चीज़ है कि आपकी इनपुट डीसी होगी, फिर स्विचिंग के लिहाज से आउटपुट भी डीसी आ रही है, लेकिन वो डिफरेंट लेवल्स की है, देख रहे हैं। फिर ये इतने ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं ये स्टेप्स के आपके पास वो आपको एक एसी की शेप देने जाते हैं। तो हमारे पास जो इन्वर्टर्स के लिहाज से रिसर्च है वो यही है कि कितना एफिशिएंट रिजल्ट लेकर आते हैं। एफिशिएंट मीन्स कितना क्लोज है वो एसी के। जैसे मैंने मुख्तलिफ रिजल्ट बताएं, ये एक इनिशियल लेवल रिजल्ट है जो कि बेशक उसमें नेगेटिव वेव फॉर्म मौजूद है, लेकिन वो आपके पास एसी नहीं है। ये है, लेकिन ये बहुत अच्छा एसी नहीं है। ये है, ये भी बहुत अच्छा एसी नहीं है। ये है बहुत अच्छा, मैं इसे भी अच्छा एसी नहीं कहूँ, क्योंकि एसी मीन्स एक स्मूथ वेव फॉर्म। ठीक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो उसका मतलब है कि कितने स्टेप्स और कितनी वो फिर एक ये सर, इन्वर्टर एक इटसेल्फ बड़ा टॉपिक है। जी, अगर आउटपुट में कैपेसिटर लगा दे वो तो स्मूथ कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें मैं बता रहा हूँ, मैं इन्वर्टर इटसेल्फ एक टॉपिक है, एक ह्यूज टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाए। तो फिलहाल तक हम उसे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सही है सर। ठीक है, तो उसके अलावा आपके पास डीसी टू डीसी कन्वर्जन्स भी होते हैं, जो बक बूस्ट कन्वर्टर्स और इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं। और इसके अलावा लोड की स्विचिंग के लिए कि एक लोड की तरफ नहीं, जैसे रिले के तौर का काम किया जाए कि एक लोड नहीं दूसरे लोड की तरफ चीज़ को शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो क्लास डी पावर एम्पलीफायर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको प्रिवेंट करता है थर्मल रनअवे से, कि थर्मल रनअवे की वजह से आपके पास थर्मल रनअवे क्या है कि टेम्परेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ ना जा रहे हो। तो पॉजिटिव टेम्परेचर आपको किसी तरह से इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। ई मोसफेट को अगर आप देखेंगे तो उसमें इट्स सेल्फ आपको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए जो कि एटलीस्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्लियर कर रहा हो और फिर थ्रेशोल्ड के बाद उसकी फर्दर हम कंडक्शन की तरफ जा रहे हो। ये डी मॉसफेट को अगर आप देखते हैं, उसमें अगर आप पॉजिटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं तो फर्दर इन्हांसमेंट मोड में आप शिफ्ट हो जाते हैं और इन्हांस कर रहे थे। तो आगे आ जाते हैं क्लास डी एम्पलीफायर की तरफ, या जिसे क्लास डी पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। क्लास डी पावर एम्पलीफायर इज एफिशिएंसी 100% कही जाती है, लेकिन उसे रीड किया जाता है ग्रेटर देन 90%। मीन 90% से हमारे पास ग्रेटर एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डुअल पोलैरिटी पावर सप्लाईज, वो हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। स्विच ऑन एंड ऑफ ऑन एनालॉग सिग्नल। अब आपको पता है कि अगर एक इनपुट सिग्नल है उसके लिहाज से भी आप ट्रांजिस्टर को किस तरह से उसके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं उस ट्रांजिस्टर्स को। और आप फिर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद पुश पुल स्विच एम्पलीफायर, पुश पुल स्विचिंग एम्पलीफायर, ये स्टेज है जो कि आपके पास क्लास डी एम्पलीफायर की है। ये एक ए बी एम्पलीफायर भी हो सकता है जिसमें आपने क्लास ए बी एम्पलीफायर में आपने कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री यूज़ किया था जिस तरह से। ठीक है, उसे पुश एंड पुल एम्पलीफायर कहा जा सकता है, या पुश एंड पुल एम्पलीफायर में कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर एक टाइम में ऑन हो रहा हो, दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरे टाइम में ऑन हो रहा हो, कुछ इस टाइप की चीज़। और फिर आपके पास लो पास फिल्टर स्टडी की है आप लोगों ने? यस सर, लो पास और हाई पास। बेसिकली
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में अगर सिर्फ मॉड्यूलेशन को कहा जाए, मॉड्यूलेशन मीन्स कि आपके पास एक सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल में या किसी सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उस सिग्नल में चेंज किया जाए। वो चेंज कैसा हो सकता है? वो कुछ ऐसा हो सकता है, लेट सपोज ये मॉड्यूलेशन कैसे होगी फिर? पल्स विड्थ, कौन सा मॉड्यूलेशन? मतलब इंफॉर्मेशन जो हमने उसमें डाली है वो निकालेंगे कैसे? हाँ वही चीज़ है मैं बता, वो फिर आप उसके लिहाज से दोबारा लो पास फिल्टर से उसे गुजारते हैं। तो बेसिकली ये जब आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करते हैं, ये दो सिग्नल्स का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, एक सिग्नल है और एक कोई डीसी सिग्नल आपके पास मौजूद है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर बनकर मीन्स ये सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आपके पास आप क्या करते हैं कि आपके पास जब ये मिक्स होता है तो आपके पास रिजल्टेंट एक इस तरह का सिग्नल नजर आ जाता है। इस रिजल्टेंट सिग्नल को आप किसी तरह से एम्पलीफाई करते हैं और फिर आपके एम्पलीफाई के बाद लेट्स सपोज ये एक सिग्नल मिल रहा है, एज्यूम करते हैं फिर, क्योंकि ये सिग्नल एक्चुअली बेशक एम्पलीफाइड है लेकिन ये मिक्सचर किनका है? इन दो वेव फॉर्म्स का, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो फिर आपके पास लो पास फिल्टर, क्योंकि आपको आउटपुट भी एनालॉग चाहिए, तो आप क्या करते हो, लो पास फिल्टर से गुजारते हो तो ये इसे दो पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आपके पास दोबारा से दो पोर्शंस हैं, एक एसी सिग्नल है और एक आपके पास वही डीसी जो या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो लो पास फिल्टर में क्या कहा जाता है कि जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को पास होने दिया जाए। लो पास फिल्टर मीन्स ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पास हो जाए और ये इसे ब्लॉक कर दिया जाए। तो दोबारा इस प्रोसेस में इसे जहाँ से ऐड किया गया था सिस्टम के अंदर से ही, तो सिस्टम के अंदर ही इसे दोबारा ब्लॉक कर दिया गया और आउटपुट में आपको एक एम्पलीफाइड सिग्नल आता है जो कि लो पास फिल्टर से होकर आपको ये सर जी सर ये जो फिल्टर है सर ये इतने एक्यूरेटली तो सर काम नहीं करते, तो वाइड वैरायटी को सर पास होने देते हैं और वाइड वैरायटी को ब्लॉक करते हैं। नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्टर्स के लिहाज से। अगर आपने स्टडी की हुई है तो लो पास फिल्टर्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। लो पास फिल्टर हम खुद भी स्टडी करेंगे इसे भी। ठीक है, लो पास सर फिल्टर हमने उसका एसी स्वीप बनाया तो सर वो तो एक बहुत लंबी वो थी जिसमें वो पास होने देता है और जिसमें वो नहीं पास होने देता है। जी हाँ, तो पर इसका एक मतलब शार्प है, वो नहीं था सर। हाँ इसीलिए तो हमारे पास देखें ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये डिफरेंशिएट करता है दो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को। इससे पहले सिग्नल, ये वाला सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए और दूसरा सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए। जिसके लिए आपको सैम्पलिंग के लिए अगर याद हो, सैम्पलिंग के लिए एक मैंने चीज़ बताई थी, नेक्विस्ट थ्योरम, पता है क्या था नहीं वो? याद सर। जी, किसी और ने बताया, अभी आवाज़ नहीं आई। नेक्विस्ट थ्योरम, नेक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर आप सैम्पलिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग करने के लिए ये जिस सिग्नल के साथ आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से डबल होनी चाहिए। सैम्पलिंग, या हम इसे कैरियर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये पॉइंट है, ये लेट सपोज 1 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही होगी, उससे 2 टाइम्स अवे आ रही होगी एटलीस्ट, जो कि 2 हर्ट्ज पर होगी। तो वो इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा अवे होगी। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि -20 dB का पर डिकेड आता है, -40 dB का भी आता है, -60 dB का भी डिकेड आता है। इसके इलाज से आपके फ्लैश वो स्लोप्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम है। आप उसको 2 से भी ज़्यादा पर भी चले जाते हैं तो नॉर्मली किया जाता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो जब ग्रेटर होगा तो वो इस पॉइंट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी होगा। तो लेट्स सपोज अगर ये यस सर। फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहेंगे ये 0.5 है, तो अगर आप उसको लेट्स सपोज 2 टाइम्स से ज़्यादा पर लेकर चले जाते हैं तो वो होगा 1.5 हर्ट्ज। तो अब वो 1.5 इस रीजन में आ रहा होगा और आपके पास 0.5 इस रीजन में आ रहा होगा। और बहुत यस सर, ये सारी सर नहीं समझ गए सर। सर्किट्स के लिहाज से बहुत सारी डिटेल। सर मैंने वो भी शेयर किया सर, वो फ्रीक्वेंसी एनालाइजिंग का क्या चीज़? चैट में सर, चैट में अच्छा, देखे सर। देख ले इसको कंप्लीट करने पे आ जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जिसको हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास देख लें कि हमारे पास किस तरह से एक मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म है सर जो इस कलर में नज़र आ रही है जी। सर ये जो लो पास फिल्टर
तो जी सर क्या अली, रीजन है इसमें? अली आपकी बिल्कुल आवाज़ समझ नहीं आ रही। टूट टूट कर ये समझ में आया कि लो पास फिल्टर के कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप। सर मैं मैसेज कर देता हूँ। अभी बोले, अभी आवाज़ साफ आई थी। तो फिल्टर में आगे चले, मैं आप पोस्ट कर दें, आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपके पास एक इनपुट सिग्नल है, एक कंपैरेटर है। कंपैरेटर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ज़रिए से। दो तरह के कंपैरेटर्स हैं। एक कंपैरेटर आप डीएलडी में स्टडी करेंगे, वो डीएलडी में जो आप स्टडी करेंगे वो लॉजिक गेट्स के ज़रिए से बनेगा, और लॉजिक गेट्स की बेस भी ट्रांजिस्टर होती है। वो कंपैरेटर बनेगा एसओपी के लिहाज से। वो बनता है कि ए इज़ इक्वल टू बी, या ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए इज़ लेस देन बी। तीन तरह के मुख्तलिफ कंपैरेटर्स बनाए जाते हैं। तो ये कंपैरेटर क्या कर रहा है? कंपैरेटर इन दोनों में से आपके पास कंपेयर कर रहा है कि जब भी आपके पास ये सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल स्मॉलर हो जाता है और ये सिग्नल आपके पास ग्रेटर हो जाता है तो आपको डिस्प्ले हो जाता है। ये स्मॉलर है, ग्रेटर है तो आपको डिस्प्ले हो, ये स्मॉलर है, वो ग्रेटर है तो डिस्प्ले हो जाता है। और इसी तरह से आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग है जितनी भी सिग्नल हो, ठीक है, ये ग्रेटर है और ये आपके पास स्मॉलर है। तो पीक वाइज अगर आप उसको देख लेंगे, इसमें आपके पास पीक आपके पास उसका 0 पर है और वो भी 0 पर है। आप 0 पर स्टार्ट किए, नेक्स्ट में आपके पास जितना भी इस पॉइंट में जहाँ पे उनका डिफरेंस आता है या जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपका आउटपुट सिग्नल है उस लिहाज से पल्स की मॉड्यूलेशन हो रही, कंपेयर किया जा रहा है कौन सी वेव फॉर्म ग्रेटर है और कौन सी वेव फॉर्म स्मॉलर है, ठीक है। तो पल्स की वेट डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर? आपके उस पीक के ऊपर। तो देखें इसमें 0 की वेट ज़्यादा हो रही है, इसमें फिर आपके पास इन सिग्नल्स की वेट ज़्यादा हो रही है। तो कंपैरेटर दो तरह से डिज़ाइन किया, एक आप डीएलडी में स्टडी करते हैं और एक यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से होगा जो बेसिकली एम्पलीफायर से ही डिज़ाइन हो रहा होगा। तो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, तो विड्थ इज वाइडर व्हेन एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव। जब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो विड्थ वाइडर है। विड्थ इज नैरो व्हेन एम्पलीट्यूड इज नेगेटिव। तो जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो नैरो है, और जैसे ही वो पॉजिटिव में चल जाते हैं तो ये वाइडर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास डिफरेंट विड्थ मिल गई है, तो इसलिए इसे कहा जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कि आपको डिफरेंट विड्थ की मॉड्यूलेशन मिली है जो कि दो सिग्नल को कंपेयर करने के बाद। ये एक सिर्फ इनपुट स्टेज है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट होगा आपके पास ट्रांजिस्टर। अब आपके पास वो मॉड्यूलेशन के बाद ये एक सिग्नल मिल गया, ये सिग्नल यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट दिखा दिए गए, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ये वाला सिग्नल होगा जो कि उसके फीड किया जा रहा होगा। ये सिग्नल जब उसे फीड किया जा रहा होगा तो फिर आपको पता है कि किस वक्त में कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होना है और किस वक्त में कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होना है, क्योंकि एक एन मॉस है और एक पी है, ठीक है। एक एन चैनल ई मॉसफेट है, ई मॉसफेट है, पी मॉसफेट है, डी मॉसफेट, सॉरी। सर ये ई मॉसफेट से। ई मॉसफेट्स। सर एन नीचे नहीं आता सर? नहीं, हम सी मॉस नहीं स्टडी कर रहे, सी मॉस नहीं। आप वैसे नीचे भी कर सकते हैं, माइनस वीडीडी को ऊपर ले जाएं, तो वीडीडी सर को सिग्नल नीचे नहीं। इन्वर्ट हो जाएगा सर? जी नहीं, क्यों होगा? सर एक वक्त अगर में आप एक ट्रांजिस्टर को ऑन करना सर अगर आप वीडीडी की जगह चेंज ना करें तब। है। अच्छा, हाँ, ठीक है, सही। तो हमारे पास बेसिकली अब हमारे पास करना, जहाँ तक पहुँचाना क्या चाह रहा था, हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से एक एनालॉग सिग्नल को एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के ज़रिए से, मीन्स एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और एक आपके पास एक्चुअल सिग्नल है, इन्हें मॉड्यूलेट किया और इन्हें कन्वर्ट किया एक सिग्नल में। किस तरह से कन्वर्ट किया वो इसकी दरमियान की स्टेज मौजूद है। अब हमारे पास क्या आ गई? एक डिजिटल वेव फॉर्म आ गई है। तो हम कौन सी स्विचिंग पर मूव हो गए? डिजिटल स्विचिंग पर। अब डिजिटल स्विचिंग के लिहाज से ट्रांजिस्टर को सिर्फ ऑन ऑफ करना है और आउटपुट में हमारे पास सिग्नल्स को हमारे पास ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ये देखें किस वक्त में कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ है और किस वक्त में कौन सा ट्रांजिस्टर, ये सेम वही चीज़ है, वही अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे पास वहाँ पर मिलती है हमें पुश पुल एम्पलीफायर या क्लास ए बी एम्पलीफायर जिसको हमने स्टडी किया। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बीजेटीज था, बीजेटीज की बजाय आपको एफईटीज मिल गई। तो अगर आप क्लास बी एम्पलीफायर्स को भी, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स को देखें तो उनकी एफिशिएंसी भी हाई है। कितनी एफिशिएंसी थी उनकी?
सर 75%। हाँ, तो अब सिर्फ 75% से फर्दर क्यों इम्प्रूव हो गई है? उसका रीज़न ये है कि इसकी लो ऑन रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू BGT, तो जिसकी वजह से लो पावर लॉसेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब वही क्लास ए बी एम्पलीफायर है, उस क्लास बी एम्पलीफायर को अगर आप मॉसफेट के ज़रिए से बनाएंगे तो आप फर्दर और भी अच्छी स्विचिंग अचीव कर सकते हैं और भी अच्छे आप उसकी एम्पलीफिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो हमने बाकी वही जो सेम हमने वहाँ पे प्रोसेस किया था, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके आपने इसे एम्पलीफाई किया और फर्दर फिर आपके पास लो पास एम्पलीफायर है और फिर आपके पास लो पास एम्पलीफायर मैं पहले बता चुका हूँ किस तरह से वो से कर रहा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट स्विचिंग टाइम हमारे पास सिर्फ जो स्विचिंग का टाइम है सिर्फ उस टाइम में, और इसमें स्विचिंग टाइम शॉर्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत फास्ट स्विचिंग करता है। तो बहुत फास्ट मीन्स इन अ माइक्रो सेकेंड्स और इन अ नैनो सेकेंड्स अगर ये स्विचिंग कर सकता है तो इन अ माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में सिर्फ वो जो स्विचिंग का टाइम है उस टाइम में इसकी पावर लॉसेज हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से इसकी पावर लॉसेज कम है, ठीक है। और मैक्सिमम पावर आपके पास ट्रांसफ़र हो रही होगी आपकी लोड्स की तरफ। तो एफिशिएंसी के लिहाज से अगर आप फार्मूलाज कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला है आउटपुट डिवाइडिंग बाय टोटल। तो आउटपुट को आपने कैलकुलेट कर लिया, PDQ पावर डिसिपेटेड एट क्यूसेंट, इंटरनल डिसिपेटेड पावर, और फिर उसके फार्मूलाज हैं। और 0 वाट एक आइडियल केस में लिखा गया, ठीक है। प्रैक्टिकली 0 वाट नहीं होगा, शुड बी ग्रेटर देन 0, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक सुपर कंडक्टर नहीं है कि वहाँ पर उसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं और कुछ भी लॉसेज नहीं हो रहे। तो आप जब जाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसीलिए उसको लिखा गया है 100%। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो स्लाइड में मैंने लिखा था ग्रेटर देन 90%, इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरनल डिसिपेटेड पावर है वो ये है 0, और ये हमारे पास लो पावर एम्पलीफायर की जो लास्ट स्टेज है, लो पास एम्पलीफायर। अब एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की सिग्नल है जो कि कहाँ से गुजर चुका है, कम्प्लीमेंट्री पुश पुल स्विचिंग एम्पलीफायर से, जहाँ उसे पावर गेन मिल रहा है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद उसे फाइनली लो पास फिल्टर से गुजार रहे हैं, तो आपको एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगी, RDO सिग्नल मिलेगी, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। डेट्स ऑल फॉर क्लास D पावर एम्पलीफायर। और आज के लेक्चर के लिहाज से हम देखते हैं कि होपफुली आप लोगों को समझ में आई हो। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर।